Hey, join. यस, नमस्कार। चैट बॉक्स में लिखिए नमस्कार। मेरा नाम नवनाथ है, नवनाथ देवकर, एंड आज मैं यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोग सेशन को आगे जाने से पहले
मैं यहाँ पे एक कोट बोलना चाहता हूँ, और वो कोट है कि जिनके सपनों में होगा दम वो कभी ना कहेंगे ये काम करेंगे कल। आज का काम आज ही करना चाहिए, कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो। इसके हिसाब से अगर हम लोग काम करते रहेंगे अच्छी तरह से, प्रोडक्टिविटी बढ़ता रहेंगे, तो डेफिनेटली हम हमारे बिजनेस में ग्रो करेंगे। सो इसी कोट के साथ हम लोग हमारा आज का सेशन चालू करेंगे। सबसे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम 14 में आप सब लोगों का स्वागत है। सो सेशन को जाने से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है वो सेशन है 5 ऑटोमेशंस फॉर द सस्टेनेबल बिजनेस। ये सेशन के ऊपर आज हमारे यहाँ साथ में है रितेश जी गायधने साहब, और ये सेशन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और 15 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर का रहेगा। और ये सेशन को जाने से पहले मैं चाहूंगा कि फिप और उसके प्रोग्राम से उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शंस ले लेंगे, और उसके बाद में आगे सेशन के लिए हम लोग जाएंगे। फिप क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल एक नॉन प्रॉफिट, नॉन ट्रेड एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वी फेथ ऑन द हेल्पिंग द बिजनेस एंड हेल्पिंग द पीपल्स। हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो बिजनेस ग्रो होता है, ये हमारा मानना है। बिजनेस इज ऑल अबाउट द सॉल्विंग पीपल्स द प्रॉब्लम। अगर लोगों के प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका बिजनेस बनता है, और बिजनेस बनने के बाद आपके बिजनेस में प्रॉफिट भी आता है। यहाँ पे अलग अलग तरह का हम लोग हेल्प करते हैं, एज लाइक टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प होगा, मार्केटिंग हेल्प होगा, कस्टमर रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स होगा, उसके साथ में अलग अलग तरह के मार्केटिंग्स हैं। तो ये सब के ऊपर हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और एक दूसरे का बिजनेस का ग्रोइंग करने के लिए हम लोग काम करते हैं। डेफिनेटली हेल्प करना है, बिजनेस ग्रो करना है, इसका मतलब ये है कि इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करना है और उसको डेवलप करना है। और जब इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो होगी उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी भी डेवलपमेंट होगी। तो हमारा एजेंडा है कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन दे दी जाए। यस, द रियल इकोनॉमी इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जहाँ पे होती है वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे इसलिए इंडिपेंडेंट फोरम ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्रियल पीपल्स का फोरम्स हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। जैसे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर का 40,000 प्लस लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ऑलमोस्ट 1,500 प्लस आईटी बिजनेस ओनर्स एसोसिएट हुए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिप के साथ। ये लोग एक दूसरे को साथ मिलके क्या करते हैं, तो एक दूसरे के चैलेंजेस हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, वो प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और जो भी एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट एक दूसरे को हेल्प करता है, और वो एक्सपर्ट उसका सोल्यूशन देने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाता है। और ये सारे जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को ओवरकम करना, यही एक इंटेंशन है फिप का। यस, मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर आप एक दूसरे को हेल्प करते हो, कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन निकालते हो, तो ग्रोथ डेफिनेटली आपके पास है। यहाँ पे नॉट ओनली बिजनेस रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, टैलेंट है, पोटेंशियल है, अपने सपने अलग अलग होते हैं। इसके साथ में बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल्स होते हैं, ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है, और उसके ऊपर सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसके साथ में यहाँ पे बिजनेस ओनर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स मेंटरिंग सिस्टम्स है, बिजनेस ओनर को मेंटरिंग किया जाता है, अलग अलग तरह के कंसल्टेंसी हम लोग यहाँ पे देते हैं। इसके साथ में कुछ स्टडीज होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, लर्निंग्स होती है, कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। मैं तो कहूंगा कि इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। जो आपका रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट्स के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, अलग अलग तरह का लर्निंग करने के लिए
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, तो पर्सन के अंदर अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है तो निगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आता है, तो हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस है, अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेशंस कैसे करना है, चैनल पार्टनरशिप डेवलपमेंट कैसी करनी है। बहुत बार बिजनेस में अलग अलग तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके साथ में आपके लाइफ में फन के साथ आप आपका प्रोफेशनल लाइफ जियो और प्रोफेशनल लाइफ डेवलप करो, इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। यस, हाउ इट इंडस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम द चैलेंजेस। तो इंडस्ट्री में के चैलेंजेस कम करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो यहाँ पे टीम वर्क है, स्किल वर्क है, मिशन डिसाइड करना होता है, अलग अलग टाइप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते हैं। तो ये सारे चीजों के ऊपर जब हम काम करते हैं, उस टाइम पे हम कोई भी चैलेंज सामने आता है तो उसको हम लोग डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मेजरली जो चैलेंजेस है इंडस्ट्री में, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट्स है, उसके साथ में मैनेजमेंट्स है, और सबसे बड़ी चीज है सेल्स, उसके साथ में टेक्नोलॉजी है। ये सब के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम लोग एक जगह पे लेके आते हैं, और वो एक्सपर्ट्स अपने को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं हमारे बिजनेस के चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए। इसके साथ में हम एवरी सैटरडे इवनिंग को इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं। इस प्रोग्राम में से हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं अलग अलग तरह। एवरी सैटरडे में अलग अलग एक्सपर्ट्स ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। इसके साथ में मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 2021 से आज तक 13 लाइव एक्सपर्ट्स इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोगों ने कंडक्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो था अघटित काळात सुनियोजित प्रगति, छत्रपति शिवाजी महाराज नीति। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी उनका स्वराज्य डेवलप किया था, वो स्वराज्य डेवलप करते समय जो भी स्ट्रैटेजीज यूज की थी, वो स्ट्रैटेजीज यूज करके आज के पेंडेमिक सिचुएशन में आप आपके बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सेमिनार हुआ था। और ये सेमिनार लिया था मिस्टर योगेश जी हुंडे सर, इन्होंने, जो बिजनेस कोच है। दूसरा सेशन था बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम्स। ये मिस्टर सुनील जोशी सर ने लिया था। अपने बिजनेस के जो कॉस्ट होते हैं बिजनेस में, वो कॉस्ट को आप कैसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए, उसको किस तरह से आप कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लेके आ जाए, इसके ऊपर सर ने यहाँ पे अच्छी तरह से गाइडेंस किया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस कंप्लायंस। ये कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर योगेश जी कोहिनकर सर ने लिया था। उसके साथ में हम लोगों ने देखा कि डेवलपिंग बिजनेस मॉडल एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग। आपका बिजनेस का मॉडल आप कैसे डेवलप करें, और वो डेवलपमेंट करते समय आपके बिजनेस में जो पैसा है, वो पैसा का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, इसके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर जी मंत्री सर ने हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी। उसके बाद में जो IIP 5 था, वो था इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। जो संजय जी मेलगर सर है, उन्होंने आपके बिजनेस में जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ सिस्टम्स बनानी पड़ती है। उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो भी सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स को हम लोग कैसे बनाए और उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर सर ने यहाँ पे अच्छी तरह से गाइडेंस दिया था। उसके बाद में IIP 6 और IIP 7 में हम लोगों ने बिजनेस में इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखा था। वो लाइफ इंश्योरेंस होगा या मेडिकल इंश्योरेंस होगा। IIP 8 में हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनर्स, बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज कर सके, ये देखा है। IIP 9 में हाउ टू बी हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर को खुद को परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए, इसके बारे में देखा। और IIP 10 में हम लोगों ने देखा कि रिस्ट्रक्चर बिजनेस थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अगर आप कभी बैंकरप्ट भी होते हो तो उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, और वो कोड के तहत हम लोग अगर बैंकरप्ट भी होते हैं तो भी हमारे बिजनेस को हम लोग आगे सस्टेन कर सकते हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उस IIP प्रोग्राम में देखा। उसके बाद में IIP 11 देखा, मनी नेवर स्लीप्स, मिस्टर शिवशंकर बिन, आर्ट ऑफ
इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बाय अनूप लड्डा, एंड लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा 7 स्ट्रैटेजीज ऑफ बिजनेस ग्रोथ। आपका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए 7 स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये हम लोगों ने देखी लास्ट वीक में। मिस्टर बालकृष्णा लोहकरे सर जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज करते हैं, 1-to-1 लोगों को बिजनेस डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट के साथ हम लोगों ने लास्ट का सेशन लिया था और उस सेशन में से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। यस, इसके साथ में फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर वीकली बिजनेस मीटिंग होती है, और ये वीकली बिजनेस मीटिंग एवरी वेंसडे को मॉर्निंग 7 to 10 बजे तक होती है। सुबह 7 से 8 बजे तक ओपन नेटवर्किंग होता है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लोगों के चैलेंजेस, लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के न्यू थॉट्स कुछ रहेंगे तो। और उसके बाद में 8 से 10 बजे तक बिजनेस मीटिंग होता है। बिजनेस मीटिंग में जितने भी बिजनेस ओनर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबका बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है। 8 मिनट 10 मिनट्स का बिजनेस प्रेजेंटेशन है। वहां पे कुछ एजुकेशन स्लॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। कुछ बिजनेस हम एक दूसरे को रेफरल करते हैं, कुछ बहुत सारे थॉट्स हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो 1 मई 2021 फर्स्ट चैप्टर लॉन्च हुआ है, शिवनेरी चैप्टर। और ये शिवनेरी चैप्टर में आज के डेट में 22 मेंबर्स है। सॉरी, लास्ट वीक में एक मेंबर एडिशन हुआ है, तो 23 मेंबर्स आज के डेट में यहाँ पे है। 45 रेफरल्स एक्सचेंज हुए लास्ट मंथ में, और ऑलमोस्ट 16.35 लाख का बिजनेस मेंबर ने यहाँ पे किया हुआ है। इसके साथ में आगे जाके हम लोग 6 चैप्टर लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ में, और उसमें पिंपरी चिंचवड में 2 चैप्टर्स होगा, पुणे सिटी में 1 चैप्टर रहेगा, बॉम्बे में 1 रहेगा, नागपुर में 1 है, और पैन इंडिया के लिए 1 चैप्टर है। तो इसी तरह से एवरी वीक बिजनेस मीटिंग्स होती है। और इसके साथ में हम लोगों ने मई 2021 में एक बिजनेस वर्कशॉप भी लिया था 3 डेज का, 15 और 17 मई में। इसमें हम लोगों ने सीखा कि डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, तो उसमें मेजरली हम लोगों ने बिजनेस मॉडल कैनवस देखा था, टॉप 100 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के बारे में देखा, रोल ऑफ फाउंडर्स इन द अर्ली स्टेज क्या होता है, बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इन योर बिजनेस, एंड मेनी मोर्स। तो इसी तरह के अलग अलग तरह से बिजनेस वर्कशॉप फिप के प्लेटफॉर्म पे आगे जाके होने वाले हैं। तो इस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स में हम लोग करते हैं। इसके साथ में कमिंग 16 जुलाई 2021 में हम लोग बुक रीडिंग एंड बुक मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एवरी बिजनेस ओनर के लिए। तो ये प्रोग्राम में भी आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, और आपका जो बिजनेस करने में खुद को हेल्प करें। मराठी में एक मन है, वाचाल तर वाचाल। अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही आप आपको खुद को सेव कर सकते हो। आपको एवरी टाइम लर्निंग करना चाहिए, डे टू डे बेसिस पे अपडेट होना जरूरी है। और अगर आप डे टू डे बेसिस पे अपडेट नहीं है तो नोकिया जैसा हमारा बिजनेस बनेगा। एक दिन में सबसे बड़ा बिजनेस था वो, अगर उन्होंने खुद में अपग्रेडेशन नहीं किया और आज के डेट में उसका बिजनेस नहीं हो रहा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे आपके बिजनेस में अपडेट होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग एवरी वीक एक्सपर्ट सेशन रखते हैं इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, और नेक्स्ट सैटरडे भी इसी तरह से बिजनेस वर्कशॉप रहेगा, सैटरडे इवनिंग 5 बजे। और वो सेशन है 5 सिंपल हैक्स टू डेवलप द ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल्स, और ये सेशन लेने वाले हैं मिस्टर प्रकाश चौधरी। ये सेशन में हम लोगों को बिजनेस का प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंस होता ही है, उसको हम लोग कैसे इंप्रूव करें, इसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो सेशन है 5 ऑटोमेशन फॉर द सस्टेनेबल बिजनेस। अगर आपको आपका बिजनेस सस्टेन करना है तो उसमें ऑटोमेशन क्यों करना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे मिस्टर रितेश गायदने सर के पास से। रितेश सर, फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। एम आई ऑडिबल?
यस, आपका आवाज आ रहा है। तो हम हाँ। लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर रितेश गायधने सर का स्वागत करेंगे। प्लीज चैट बॉक्स में रितेश सर के लिए वेलकम लिख के सर का वेलकम करना है आप सब लोगों को। मैं सब पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, आज के जितने भी उद्यमी ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रितेश जी गायधने सर को चैट बॉक्स में वेलकम लिख के वेलकम कीजिए। सो रितेश सर के बारे में मैं यहाँ पे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि रितेश गायधने सर जो है भूमति कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में टेक्निकल डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें आज तक कमाई है, उसमें बहुत सारे अवार्ड्स है, सर्टिफिकेशंस है। अगर सर के अवार्ड्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर से। उसके साथ में गोल्ड मेडलिस्ट है VNIT नागपुर से। टॉप परफॉर्मर एट द वेदांता रिसोर्सेस PIC में वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं। पार्ट ऑफ बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप इन द TCS एंड IBM में उन्होंने उनका योगदान दिया हुआ है। उसके साथ में कंसल्टेंट फॉर्चून 500 केमिकल्स एंड पेंट कंपनीज में उन्होंने कंसल्टेंट किया हुआ है। उसके साथ में कोका कोला में कंसल्टेंट किया हुआ है। इसके साथ साथ में टर्न अराउंड द सैप FANR इन द पिनी दुबई LLC में उन्होंने काम किया है और ऑलमोस्ट $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने काम किया है। इसके साथ में उनका सैप में सर्टिफिकेशंस हुआ है, प्रोडक्शन प्लानिंग में PP सर्टिफिकेशंस। उसके साथ में फॉरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट में उन्होंने सर्टिफिकेशंस किया हुआ है। उसके साथ में सैप वेयर हाउसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट है। IBM iLog सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में उन्होंने काम किया हुआ है। आज का जो सेशन है सर का व्हाई ऑटोमेशन फॉर द सस्टेनेबल बिजनेस में हम लोग आज सीखेंगे कि ऑटोमेशन कॉस्टलियर है या नहीं है, ऑटोमेशन इनमें हाई इन्वॉल्व कैपिटल होती है या नहीं होती है, कि एक्यूरेसी जो वर्क की होती है उसको रिड्यूस करना जरूरी है या नहीं है, और अगर जरूरी है तो कैसे करें। तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स आज के सेशन में हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो रितेश गायधने सर, मैं वापस से आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सहर्ष स्वागत करता हूं और इसी के साथ में आज का सेशन आपके पास हैंड ओवर करता हूं। सो नमस्कार सर। Thank you very much, sir. Thank you very much. Which should be the language? All are comfortable with English, or anybody here wants me to speak in Hindi? Any language preferences? Just Hindi. Okay, not a problem. ठीक है, हिंदी में डिस्कशन रखेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बात करने का। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो टुडेज टॉपिक इज व्हाई ऑटोमेशन फॉर सस्टेनेबल बिजनेस। इससे हम अपना मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं ऑटोमेशन के जरिए, और सस्टेनेबिलिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हाँ, तो बिफोर ये सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मोबाइल म्यूट पर रख दीजिए। उसके अलावा आपको अगर जरूरी है तो नोटपैड पेन वगैरह उसमें आप नोट डाउन करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ चीजें जिसमें मैं बताने वाला हूँ जो गूगल पे नहीं मिलेगी, वो मैंने जो मेरा मेहनत का वो निचोड़ है एक्चुअली, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जिनको इसके अलावा ये सेशन के बाद भी समवन वांट्स टू कनेक्ट विद मी, किसी को कुछ भी सवाल है तो मुझे लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रितेश गायधने नाम से मेरा प्रेजेंस है। तो मैं ज़्यादा टाइम गवाए, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है सर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी। मैं टॉपिक पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे हम जो इस सेक्शन में जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू द ऑटोमेशन, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज ऑटोमेशन मीन,
व्हाट इज द ऑटोमेशन मैट्रिक्स? ऑटोमेशन मैट्रिक्स यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है। हर कोई ऑटोमेशन की बात करता है, मगर हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है कि हमें कौन से लेवल के ऑटोमेशन के लिए जाना चाहिए। और हाँ, अगर हमें ऑटोमेशन के लिए जाना चाहिए तो हमारी क्या प्रोसेसेस रहनी चाहिए, क्या हमें वन शॉट में सभी ऑटोमेशन करना चाहिए या स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, और उसके लिए हमारा अप्रोच क्या चाहिए। तो ये पहला सेक्शन है जिसमें मैं इस पे बात करूंगा। तो मेरा सवाल है आप सबको कि आपके हिसाब से व्हाट डज ऑटोमेशन मीन? हरीश सर, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट डज ऑटोमेशन मीन अकॉर्डिंग टू यू? एनीबडी कैन आंसर। आपका यानी सोच क्या है ऑटोमेशन के बारे में, यानी ऑटोमेशन किसे कहते हैं? प्रशांत सर, हेलो। हाँ येस सर. हाँ, ऑटोमेशन म्हणजे मी सांगू का, म्हणजे मिनिमम मॅन इंटरफेरन्स मध्ये आपलं जे वर्क आहे स्मूथली झालं पाहिजे, हे माझ्या दृष्टीने ऑटोमेशन आहे. गिरीश सर, आपका ऑटोमेशन के बारे में क्या सोचना है? without manual intervention, process should be executed. So process should be intelligent. There should be intelligence built into the process from start to end. So whatever you intend to do, you would have done it manually. You program it in such a way that it happens automatically, as if you are thinking and it is happening. Correct. Thank you. ठीक है, इसके अलावा कोई ये जवाब देना चाहिए चाहता है ऑटोमेशन के बारे में, उनका क्या सोचना है? हाँ बोलिए। जी रितेश जी नमस्कार। नमस्ते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस ऑटोमेशन मीन्स कि जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम कुछ जो भी प्रोसेसेस करते हैं वो मैन्युअली स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो मैन्युअली सीख के फिर हम उसके एक प्रोसेसेस बनाते हैं, राइट? बराबर। तो प्रोसेसेस बनाना मीन्स कि जिसको जिसको जो जो रोल मिलता है उसके पास वो काम ऑटोमेशन के थ्रू आए, कोई टूल्स के थ्रू आए, और उसको सभी प्रोसेसेस पता हो ना कि हर काम पे वो पूछे कि कैसे करना है कैसे करना है। बराबर। इन शॉर्ट इट इज नथिंग बट द डिफाइनिंग प्रोसेसेस एंड यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स। हाँ, ऑटोमेशन एक्चुअली काफी वास्ट टर्म है, मगर आपका जो जवाब है वो काफी रिलेवेंट है। और अगर एसएमईज और माइक्रो एसएमईज की हम बात करते हैं तो हम एक्चुअली प्रोसेसेस और उनके ऑटोमेशन के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। और इसलिए मींस एक उसका डेफिनेशन ऐसा है कि ऑटोमेशन एक स्टेटमेंट है, ऑटोमेशन इज ड्राइविंग डिक्लाइन ऑफ बैनल एंड रिपीटेटिव टास्क। सो बैनल यानी क्या? बैनल यानी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, और जो रिपीटेटिव टास्क रहता है। मगर अभी अगर आप कोई भी वैल्यू चेन देखोगे, हर वैल्यू चेन में कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है, ठीक है। तो रिपीटेशन यानी क्या? नॉन वैल्यू एडिंग यानी क्या कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सेम वैल्यू एडिशन दो जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का एग्जांपल लोगे, ठीक है, तो वहां असेंबली लाइंस रहती है। एक जगह पे डोर फिटिंग होते रहता है, बराबर है, और दूसरे जगह पे टायर लगते रहता है, ठीक है। अगर वो जहाँ पे डोर लग रहा है नेक्स्ट असेंबली लाइन में जाके फिर वो डोर में कुछ फिक्सेस करेगा तो वो तो नॉन वैल्यू एडिंग यानी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स है। तो ये जैसे हरीश सर ने बोला कि ये प्रोसेसेस स्टडी किया जाता है और उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है और उसके हिसाब से ऑटोमेशन डिफाइन किया जाता है। तो अभी कई बार ये सवाल आता है कि जैसे अभी मैंने कुछ लोगों को सवाल पूछे कि ऑटोमेशन यानी क्या, तो काफी वास्ट उसमें जवाब आए। मगर हम ये इवेल्युएट कैसे करें कि हम कौन से लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में है, कि कौन से लेवल के ऑटोमेशन हमें करना है? तो इसके बारे में कुछ कोई सजेशन दे सकेगा हरीश सर, गिरीश सर? कि हमें क्या सोचना चाहिए ऑटोमेशन करने के पहले? यानी ऐसा तो है नहीं कि जैसे अगर मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो क्या मुझे 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऑटोमेशन के लिए? मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा है। नहीं, it depends on the maturity. हम where do I stand? हमारी what is my culture? मेरी process maturity कितनी है? Capability कितनी है? Accordingly, I mean, you know, cut your cloth according to cut your coat according to your cloth. That should be the strategy. Correct. You can go step by step. Correct.
और रिक्वायर्ड जी मैन पावर अँड आउटपुट. हाँ रिक्वायर्ड मॅन पॉवर आणि आउटपुट जर आपला मिसमॅच होत असेल तर त्या ठिकाणी ऑटोमेशन यूज केलं पाहिजे. हाँ हेलो. हाँ 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 सही है. सर, हाँ मैं हरीश सर बोलिए. हाँ हाँ निमजे तो सर बोलिए. ओके. एक्चुअली कैसा है कि जब भी हम लोग मैं जीरो से स्टार्ट किया था बिजनेस, तो बिजनेस जब भी होता है तो शुरुआत में सब काम हम ही करते हैं, मतलब बिल हाँ बनाना, माल बेचना, सेल करना. बहुत तो, बढ़िया बोला सर आपने. तो बट उसके बाद क्या होता है कि मैंने अकाउंटेंट रखा, वो बिल बनाता है, पैकिंग के लिए आदमी रखा, तो बराबर दैट इज ऑल बराबर ऑटोमेशन. अभी धीरे धीरे मेरा बराबर मेरा कौन सा काम आदमी कर सकता है मैं देता हूँ, फिर बराबर है उसको मॉनिटर करता हूँ. दैट इज द वे आई हैव कम टू दिस. थैंक यू. बराबर है बराबर है. हेलो. हाँ हाँ बोलिए. हाँ, मैं ये निमजे सर के कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा उसमें, उन्होंने काफी अच्छे हाँ से बोला. काफी अच्छा हाईलाइट किया. अभी हाँ हम कौन से सिचुएशन पे हैं कि हमको बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी सेट बिजनेस है, 2-3 हाँ साल का सेट बिजनेस है, फैमिली बिजनेस हाँ है, मैनुअल चल रहा है, हाँ हाँ या हाँ फिर हमें बहुत सारे बिजनेस का नॉलेज है और हमको एक और वर्टिकल और नया ब्रांड है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है हमारे पास. बराबर है. मुझे लग रहा है कि ये ऑल टुगेदर कौन से स्टेज पे, कौन से लेवल पे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करना हाँ चाहते हैं, हाँ उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि बिजनेस के टूल्स और कौन सा ऑटोमेशन कौन सा करना चाहिए, आई थिंक उस पर भी डिपेंड करता है. बराबर है. इस सेशन के एंड में मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ ऑटोमेशन के बारे में, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है. श्योर श्योर. तो जैसे आप सबने हाईलाइट किया है कि प्री मैच्योर बिजनेस यानी क्या, अगर मेरे हिसाब से प्री मैच्योर बिजनेस इज एनी बिजनेस जिसके पास कैश फ्लो इज लेस देन 1 साल से कम का कैश फ्लो है. ठीक है. उसके अलावा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें कैसा रहता है कि ओनर इज अ ब्रांड एम्बेसडर, फेस वैल्यू पूरा वो ओनर रहता है. मैच्योर बिजनेस है क्या, उसमें कंपनी इज अ ब्रांड आइडेंटिटी. यहाँ पे पीपल ड्राइव्स प्रोसेसेस. जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहता है तो पीपल ड्राइव्स प्रोसेसेस, मगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो एक सीईओ भी अगर ज्वाइन करता है तो उसको इमीडिएटली लैपटॉप नहीं दिया जाता है, उसको 3 घंटा लगता है, तो उसके बाद में 3 घंटे में ही लैपटॉप आता है, भले ही वो सीईओ है. ठीक है. तो प्रोसेसेस ड्राइव पीपल. प्री मेच्योर में सर्वाइवल, हम हमेशा यानी हमारे सर्वाइवल के पीछे रहते हैं, हमारा बिजनेस कैसे चलना चाहिए. यानी हमारा फोकस ये रहता है कि मेरा नेक्स्ट महीने का बिलिंग आया क्या मुझे चलाने के लिए, मेरा वर्किंग कैपिटल का क्या कंडीशन. यहाँ पे स्ट्रेटेजी ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आपके पास अगर 1 साल का कैश है तो आप सोचोगे कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है. और अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो जैसे सर ने कहा कि मुझे खुद की बैंडविड्थ कैसे, मेरा काम कैसे कम करना है, मुझे कैसे ऑटोमेशन करना है, और ताकि मैं और आगे सोच सकूं. तो फोकस इज मोर टुवर्ड्स कोर बिजनेसेस, प्री मैच्योर बिजनेसेस में. और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग काफी सेंट्रलाइज रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओनर या कुछ डायरेक्टर लेवल या 3-4 लोगों के पास ही डिसीजन मेकिंग रहती है, और मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज रहती है, यानी जो हेड रहता है, बिजनेस हेड, वो डिसीजन ले सकता है. यहाँ पे टाइम अवेलेबल है, यहाँ पे टाइम इज मनी, जो निमजे सर ने काफी अच्छे से कहा कि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो आपका एक कस्टमर रहता है तो आप ही सब करते हो, मगर जैसे जैसे कस्टमर बढ़ना चालू होता है आप फिर धीरे धीरे लोग ऐड करते हो, प्रोसेस ऑटोमेशन इनिशिएट करते हो, बिकॉज टाइम, योर टाइम इज अ मनी. तो यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि सैलरी ऑफ पीपल इज चीपर देन द कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन, और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि लॉन्ग रन में ऑटोमेशन इज चीपर, अगर आप इवेल्युएट करोगे 2-3 साल में कि हाँ भैया मुझे एक वो सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्टमेंट करना पूरा आएगा क्योंकि मेरा तो उससे एक्यूरेसी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, मुझे काफी बेनिफिट होंगे, तो लॉन्ग रन में ऑटोमेशन पे कॉस्ट चीपर रहता है. तो जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा प्री मैच्योर लेवल पे रहता है तो बेसिक लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज रिकमेंडेड. एक्सेल का ऑटोमेशन भी ऑटोमेशन है, इनवॉइसिंग का ऑटोमेशन भी ऑटोमेशन. जब मैच्योर होता है तो हायर लेवल ऑफ ऑटोमेशन के पीछे हम जाते हैं. जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहता है कि हम प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑटोमेशन ज्यादा ढूंढते हैं कि भैया ऐसा कोई है क्या जहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली इनवॉइस बन जाए. हम सिंपल सी चीजें सोचते हैं कि हमें वेंडर का नाम आ जाना चाहिए और मेरा इनवॉइस बन जाना चाहिए, मगर वैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो हमें वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी चाहिए रहता है, तो हायर लेवल ऑफ ऑटोमेशन चाहिए रहता है, और हमारा रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है तो हमें काफी कुछ कस्टमाइज भी चाहिए रहता है. और हमें
इन सब चीजों को अगर हमें पता है कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि हाँ एक स्ट्रेटेजिक वेंडर हमारे साथ हो, जो लॉन्ग रन में हमारे साथ रहे और हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहता है, लोगों पे डिपेंड करना इन्हें थोड़ा रिस्की रहता है। कभी लोग छोड़ के सडनली चले जाते हैं और नहीं भी जाना चाहते, सडनली अगर फैटल एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इट्स सेटबैक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन भी है, तभी भी इट इज important to identify the strategic vendor who is willing to support you in the long run. तो फॉर्च्यून 500 कंपनी वो टीसीएस आईबीएम को आइडेंटिफाई करके रखती है। जैसे अभी एयरटेल इज ट्राइंग टू काउंटर जियो, तो उन्होंने टीसीएस के साथ टाई अप किया है। तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो रहता है, जो कैपेबिलिटी हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए, इसका जो मिलाव रहता है, वो हमेशा एज अ टीम काफी अच्छा सामने आता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन से प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी रहता है कि प्रोसेस ओनर कौन है, क्योंकि काफी ऑटोमेशन ये टॉप ड्रिवन रहते हैं, ठीक है, वो बॉटम अप नहीं जाते। ठीक है, हमें ये सोचना पड़ता है कि ये रिपीटेटिव जॉब है क्या। ठीक है, उसके बाद हमें ये सोचना पड़ता है कि ये, यानी जैसे इनवॉइसिंग के बारे में इन्होंने कहा कि इनवॉइसिंग एवरी मंथ एवरी डे आपको क्रिएट करना है, रिपीटेटिव जॉब है, ऑटोमेट करना जरूरी रहता है। कि उसके बाद ये रहता है कि भैया ठीक है, मैं फ्रीडम तो दे रहा हूँ, सिस्टम तो डाल रहा हूँ उसमें, मगर मुझे क्या रिव्यू मैकेनिज्म डालना है क्या। ऐसे नहीं कि मेरे ऑप्शन में मेरा ये बंदा 1 लाख का चेक लिख के साइन करके खुद ही दे रहा है। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि रिव्यू मैकेनिज्म उसमें चाहिए क्या, अगर चाहिए तो हमें वर्क फ्लो इम्प्लीमेंट करना जरूरी रहता है। उसके बाद ये भी सोचना जरूरी रहता है कि अगर थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर उसका हमें एक्सेप्टेबिलिटी है, तो हमें नेक्स्ट लेवल के इसमें उसमें काफी बेनिफिट मिलता है कि हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या करनी है कि सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए। और ये सब आइडेंटिफिकेशन होने के बाद एक अच्छी टीम आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी रहती है। अब और जब मैं टीम की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है इंटरनल, इट कुड बी एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन, टीम इज टीम। तो अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा जिसका मुझे आपको जवाब देना है। ठीक है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन कॉस्टलियर रहता है? अनम्यूट कीजिए और बोलिए हाँ लगता है, नहीं लगता है, नहीं यस नहीं नो। नहीं लगता है। कॉस्टलियर नहीं रहता है ऑटोमेशन? ठीक। नहीं, अगर बेसिक लेवल पे देखें तो ऑटोमेशन कॉस्टलियर नहीं है, बस हमें हाँ प्रोसेस डिफाइन करके कुछ फ्री हाँ टूल्स यूज करना चाहिए होते हैं। हाँ। हाँ। और किसी का कुछ ओपिनियन है? कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऑटोमेशन कॉस्टली रहता है। नहीं, ऑटोमेशन कॉस्टली नहीं रहता है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ हम लोग बाहर से जो सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करते हैं, बट वो हमारे इसमें इम्प्लीमेंट होना मुश्किल होता है, ये नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट, तभी हाँ वो वेस्ट हो जाता है पैसा। बट अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो मल्टीपल बेनिफिट मिलते सर, आपने काफी अच्छा पॉइंट उठाया, आपके पॉइंट के बारे में भी मेरे पास एक स्लाइड है। हैं। थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो हाँ, आप जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो सर, वो कुछ लैक्स में रहता है। अगर आप एसएपी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैंने $4 मिलियन का वर्क टर्न अराउंड किया है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये लगता है कि 4 मिलियन इज अ स्मॉल अमाउंट? कितने लोगों को लगता है 4 मिलियन इज $, 4 मिलियन इज अ स्मॉल अमाउंट? अगर ऐसा है तो मैं अपना बैंक अकाउंट देता हूँ इमीडिएटली। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही रहेगा। तो क्या ऑटोमेशन, अभी भी मेरा सवाल है, क्या ऑटोमेशन कॉस्टली रहता है? क्या ऑटोमेशन में हाई कैपिटल इन्वेस्ट होती है? कितने लोगों को लगता है हाई कैपिटल इन्वेस्ट होती है? यस, कॉस्टलियर तो रहता है, but understanding its benefits in long term is that it is worth it. Like you can say worth it, or it is, then it can say it is cheaper. Looking at the long term benefits. हरीश सर, आपको क्या लगता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए? आपके हिसाब से नहीं चाहिए जितना आपने बताया। गिरीश सर?
Not necessarily. Yes, I have a point. हाँ I'm Commander Zambekar, a friend हाँ of बोलिए Budi. सर. This cost what you are talking about is a relative term. Agree. With comparison to your business volume or your Agree. turnover. Agree. So if a business is small, if it's a MSME business, means not a middle level business venture, then the cost of automation could be high at that particular point of time. Correct. But subsequently, if that company grows to a bigger size, the same cost would not be considered as a high cost. Agree. With the passage of time, the cost of that automation does come down. Correct. Whereas your buying capacity keeps going up because your business is growing. Correct. So today, whatever was costly, tomorrow it may not be costly. Very well said, sir. Very well said. Yeah. I will. Yeah, there is slide for you also. Yeah. So, आप में से कितने लोगों को लगता है कि accuracy of work इसमें पड़ता है? It definitely increases your accuracy and efficiency also. कितने लोगों को लगता है कि लोगों का डिपेंडेंसी कम होता है ऑटोमेशन से? Yes, true. Very true. Productivity बढ़ता है. Yeah. Yes. Again, it's a relative term. Agree. Increase in productivity is it's a perception, partly a perception and partly fact. Okay. बराबर. I may need an increase in productivity by 30%, but the system may be able to give you 20%. The person who is selling me that system could give me a different perspective, whereas my perspective could be different. That's all. तो इन 5 क्वेश्चन के ऊपर ही मैं अभी कुछ अगले 10 मिनट बात करने वाला हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन. ठीक है. क्या तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि विच इज द नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्च्यून 500 लिस्ट? प्लीज आंसर. Which is number 1 organization in the globe? Is it Apple? I'm giving you the hints now. Please answer. Amazon. Sir, BD sir, DB sir, Harish sir. सर और कुछ हिंट रहेगा तो और हिंट दे दो. Yeah, great. Apple, Amazon, Microsoft, Walmart. कौन सा होगा? Yeah, these Apple. I think Amazon, Walmart are the top companies. Sir, पिछले 15 साल से Walmart is a number 1 company. Yeah, Walmart is number 1. And 2000 से Walmart is amongst the top 3. Walmart is not a technology company. Means this is a surprising. वो ये थोड़ी surprising बात है कि Walmart technology company नहीं है. वो retailer company है. But still वो number 1 पे है. मगर वो automation aggressively use करते हैं and they are leveraging it as a competitive advantage, जिसके वजह से उनके कोई आसपास अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है. Even Amazon भी काफी closely fight दे रहा है. ठीक है. तो Walmart ने ये अचीव कैसे किया? Walmart was the early adopt किया. जो हम फास्टैग जो अभी देख रहे हैं ना रास्ते पे फास्टैग, वो RFID टेक्नोलॉजी है. तो ये RFID का टेक्नोलॉजी Walmart ने 2005 में इम्प्लीमेंट किया था. और उसने जब वो इम्प्लीमेंट किया था तब उसने पहले 500 प्रोडक्ट्स पे रोल आउट किया था. कभी भी ऑटोमेशन करना है तो यू शुड, यानी वो रोड मैप चाहिए. उन्होंने वो देखा. अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्राई टू कैप्चर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. तो उन्होंने
पहले पूरा वो रोड मैप बनाया कि हमें ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने 500 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए जब वॉलमार्ट के पास 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स थे। फिर उन्होंने पायलट रन किया और उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किया, जो वॉल्टन थे, वो इज द फाउंडर ओनर ऑफ द वॉलमार्ट, उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स दैट आर RFID टैग्ड आर replenished 3 times फास्टर देन। तो उनको ऑटोमेशन का बेनिफिट नजर आने लगा। RFID टेक्नोलॉजी का 15 साल पहले काफी महंगा था, तभी भी उन्होंने वो अडॉप्ट किया। और ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके मैंने डिटेल्स मेंशन किया PC कंप्यूटर वर्ल्ड में 2006 में। सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन कि इज ऑटोमेशन कॉस्टलियर। ठीक है, तो ये जनरली आपका कुछ लोगों का ओपिनियन था कि नहीं कॉस्टलियर नहीं है, मगर कई बार ऑर्गेनाइजेशन जैसे का सोचना ऐसा रहता है लोगों का कि अरे ऑटोमेशन काफी कॉस्टलियर रहता है और उसके लिए हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग बुक्स चाहिए अगर हमें ऑटोमेशन करना है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी आता है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, हमें कुछ तो इन्वेस्ट करना चाहिए ऑटोमेशन के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें ये भी सोचना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, अगर मैंने ऑटोमेशन नहीं किया तो 10 साल के बाद क्या मैं बिजनेस में एग्जिस्ट करूंगा? काफी कंपनीज है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें ये जो मैट्रिक्स है इसको काफी बैलेंस करना जरूरी रहता है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और मेरा रिस्क ऑफ इनएक्शन भी क्या है। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं तो मेरा क्या है, हम जनरली क्या सोचते रहते हैं, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन में लगे रहते हैं कि मेरा रिटर्न कितने साल में आएगा, 1 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, 6 साल में आएगा। और वो करते समय हम रिस्क ऑफ इनएक्शन अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरा बिजनेस से मैं बाहर हो सकता हूँ, ये सोचना हम बंद कर देते हैं। हमें ये सोचना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे और हमारे कंपटीटर ने अगर उसे कर दिया तो आज हम उससे आगे हैं, मगर कल जाके वो हमसे आगे हो जाएगा और हमें बिजनेस बंद करना। Does it involve high capital? आपका सबका ही ओपिनियन है, yes and no. Rolling out automation involves high cost. तो आंसर इज yes and no. कुछ जगह पे ऑटोमेशन कॉस्टलियर रहते हैं, मगर हर ऑटोमेशन कॉस्टलियर नहीं है। जैसे एक सर ने कहा कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हर काम हम ही करते, बाद में अकाउंटेंट रखते। ठीक है, तो हम वो शेड्यूलिंग इनवॉइस, क्रिएशन इनवॉइस, ये भी छोटे टाइप का ऑटोमेशन है, अगर हम वो भी हम एज एन SME और माइक्रो SME हम वो कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हमें वो जो भी हमारा ERP और सोल्यूशन प्रोवाइडर है, हमें उनको वो मांगना चाहिए और प्रॉपर्ली उसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए। हमें सिस्टम में प्रॉपर रिमाइंडर्स, डैशबोर्ड डिजाइन करने चाहिए ताकि सिस्टम हमारे लिए काम करे, ना कि हम सिस्टम के लिए काम करें। मगर एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हमने ऑटोमेशन की सिस्टम्स प्रॉपरली डिफाइन नहीं की तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जो सर ने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला, 4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मैंने जो टर्न अराउंड किया, वो 4 साल पहले का इन्वेस्टमेंट था, उसमें गार्बेज इन गार्बेज आउट ही हो रहा था। तो वो प्रॉपरली स्टडी करके उसके आगे उसको टर्न अराउंड करना जरूरी रहता है। सो कई बार लोग सोचते हैं कि सर ये किसी ने तभी हाईलाइट किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि देयर इज नो सॉफ्टवेयर और सिस्टम व्हिच कैन कैटर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय बिजनेस। किसने हाईलाइट किया था? ये कोई बोलते बोलते बोल गया था कि बोले हमें कई बार वो स्क्रैप करना पड़ता है। वो किसी ने तभी हाईलाइट किया था। मैंने, क्या आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम निमेश मेहता। मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर हमने लिया, फिर वी विल नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट और ये करना। ठीक है, तो हाँ, ये चीजें कॉपी मैंने जो ये प्रेजेंटेशन बनाया है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने वही चीजें कैप्चर करने की कोशिश की है जहाँ पे MSME और SME स्ट्रगल करती है। ठीक है, और जो थोड़ा सा उनका मिसकंसेप्ट है वो मैं क्लियर करने का इस प्रेजेंटेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव। तो एक्चुअली ये ऐसा कभी रहता नहीं है कि ये हमारे बिजनेस को कैटर नहीं कर सकता है। ठीक है, मगर डेफिनेटली उसके लिए काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे ओर से कुछ फंडामेंटल गलतियां हो जाती है सर। ठीक है, हम सर्विस प्रोवाइडर यानी जो ऑटोमेशन के लिए जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारा वो सर्विस प्रोवाइडर कैसा रहना चाहिए। ठीक है,
हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस पे फोकस रखना चाहिए रादर देन कॉस्ट। जो हम, यानी मुझे पता है एसएमई और एमएसएमई में काफी वो स्ट्रगल रहता है, मगर थोड़ा सा हम कई बार वो एक दो पेनी के लिए यानी कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें उसके बाद ये समझना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर का अप्रोच क्या है। ठीक है, हमें ये भी समझना जरूरी रहता है कि हमें टेक्नोलॉजी इज नेवर एंडिंग, यानी वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहती है। जो मोबाइल ऐप आप आज बना रहे हो, अगर आप ये बोल दोगे कि ये मुझे वन टाइम दे दो, मुझे आपका उसके बाद टाटा बाय बाय, मुझे कुछ नहीं करना है, तो एक साल के बाद वो नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम अपग्रेड हो चुका रहता है। उसी हिसाब से यानी टेक्नोलॉजी इज नेवर एंडिंग, आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड चाहिए। तो आपको एज ए वन टीम करके काम करना जरूरी रहता है। आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको एज ए एक्सटर्नल करके ट्रीट मत कीजिए, उसको इंटरनल करके ट्रीट कीजिए। और ये समझने का कोशिश कीजिए कि टू ईयर इज ह्यूमन। अगर आपका पहला अटेम्प्ट फेल भी होता है तो देयर इज अ लर्निंग। ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू पुट द थिंग्स बैक ऑन द ट्रैक। तो मुझे नहीं पता इसमें से आपने, यानी आपको क्या लगता है, आपके ओर से क्या गलतियां हुई है सर इन सब प्रोसेस में? क्या आपने सर्विस प्रोवाइडर बराबर चुना था? निमिष सर, हेलो मेहता सर, मेहता सर आप अनम्यूट कर सकते हैं? मैं आगे जाता हूँ, मेहता सर के पास वापस आऊंगा मैं। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि डिपेंडेंसी डेफिनेटली कम होती है, मगर हमें ये भी कई बार एसएमईज को लगता है कि मेरा डिपेंडेंसी आईटी लोगों के ऊपर बढ़ेगा, और वो आईटी को ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, और फिर सेकंड थॉट प्रोसेस ये भी रहता है कि ठीक है, मैं ऑटोमेशन तो कर दूंगा, मेरा जो मेन कुछ लोगों से तो डिपेंडेंसी मेरा कम हो जाएगा, मगर क्या होगा अगर वो आईटी का बंदा अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा? ये सब सवाल एसएमईज को रहते हैं। तो एक्चुअली हमें थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना जरूरी रहता है। इसमें से वीएमआई का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। तो वीएमआई इज अ वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। तो वेंडर मैनेज इन्वेंट्री यानी क्या होता है कि वेंडर को पूरा एक्सेस रहता है सिस्टम का, वो पूरा इन्वेंट्री देख सकता है जो ऑटोमोबाइल का मेन सप्लायर रहता है उसका, और वो खुद ही सब कॉन्ट्रैक्टर पूरा मैनेज करता है उसका इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इसमें एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन रहता है कॉन्ट्रैक्टर और ओईएम का और वेंडर का। वो वेंडर को कभी लगता ही नहीं है कि इज एन एक्सटर्नल पार्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसको एज एन इंटरनल करके काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देता है। तो हमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ अग्रेसिव कोलैबोरेशन करना जरूरी रहता है। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, ये वन टाइम पेमेंट का कंसेप्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है और उसे कम करना चाहिए। हमें क्वार्टरली बिलिंग मॉडल के ऊपर जाना चाहिए ताकि सर्विस प्रोवाइडर का भी डिपेंडेंसी रहे और सर्विस वो मिलती रहे, यानी उसके जो चैलेंजेस है वो पता चलते रहे। ठीक है, उनको आप पूरा आईटी मैनेज करने दो, यानी कंट्रोल रखने के पीछे ज्यादा मत रहो। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपको बताऊंगा क्या करना है एज एन एसएमई। जिसको टेक्नोलॉजी समझता है उसको टेक्नोलॉजी मैनेज करने दो, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। आप उसको ऑनगोइंग मॉडल में लेके आओ क्वार्टरली बिलिंग के, कि भैया हाँ आपको ये मैनेज करना है, आपको मुझे अपग्रेड्स चाहिए, मुझे जो भी है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, और मुझे उसमें आपको उसको अलाइन करो आपके विजन से, आप क्या सोचते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक आईटी मैनेजर हायर करना है आपके वेंडर को मैनेज करने के लिए। किसी को आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, किसी को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, वो रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए बताओ, क्योंकि वो आईटी का वेंडर आपको आईटी के बारे में ज्यादा नॉलेज रखता है, उसको पता है क्या करंट ट्रेंड चल रहा है और उसे क्या करना चाहिए। टुवर्ड्स एंड मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल। जब वॉलमार्ट स्टार्ट हुआ था तो आप क्या गेस कर सकते हो कि कितना % प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सेल सिर्फ वॉलमार्ट से आता था? ये काफी फेमस केस स्टडी है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में लिखी गई है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का 40% सेल वॉलमार्ट के थ्रू होता था।
और जो ऑटोमेशन के जो इनिशिएटिव्स रोल आउट हुए हैं उसमें P&G और वॉलमार्ट ने काफी क्लोजली कोलैबोरेट करके काम किया है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, हाउएवर इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर, ऐसे रतन जी टाटा बोलते हैं। और इन सब चीजों में हमें स्ट्रेटेजिक वेंडर आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी रहता है। तो प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन हैज रिड्यूस माय प्रोडक्टिविटी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है टॉप मैनेजमेंट है, मुझे डेटा एंट्री का काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लोगों को फालतू का काम करना पड़ता है, सिस्टम में एंट्री करना पड़ता है, मगर वो ऐसा नहीं रहता है। ऑटोमेशन में ऊपर के लेवल पे जो क्रिटिकल लोग रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं, सबसे पहले तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, प्रोसेस स्टडी किया जाता है उसमें, और ऑटोमेशन, फिर ऑटोमेशन और उसके बाद जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका बैंडविड्थ फ्री करने का कोशिश किया जाता है, ताकि वो ज्यादा उनका टाइम पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए यूज कर सके, ना कि डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम डाले। तो वो अग्रेसिवली रिपीटेटिव टास्क कट डाउन किया जाता है, और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी काफी हद तक होता है, क्योंकि अगर आप कोई आपके भी आप डिसीजन भी लेता है तब भी सिस्टम में वो ट्रैक है, आप देख सकते हो कि किसने डिसीजन लिया और क्या गलत हुआ, आप करेक्ट कर सकते हो। तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेडली परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया तो काफी बेनिफिट इसके मिल सकते हैं। टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे टाइम इज मनी, अगर आपका ये बिलीफ है टाइम इज मनी, तो आपको आपका बैंडविड्थ यानी सीनियर मैनेजमेंट का बैंडविड्थ फ्री करने के लिए जितने एफर्ट्स है उतने डालने चाहिए, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए ज्यादा लेवरेज होने चाहिए रादर देन टैक्टिकल एक्टिविटीज। और रही बात प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन ऐसा है कि प्रोडक्टिविटी यानी किसी ने कहा है प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। ऐसी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होता है, काफी मेहनत करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, हमें बेस्ट करना है, ये ड्राइव चाहिए, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट्स। तो ये प्लानिंग और एफर्ट जो है उसमें ऑटोमेशन का काफी पार्ट आता है। अभी मैं आपको कुछ डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ये एज्यूम करके कि यहाँ पे एसएमईज और माइक्रो एसएमईज है, मैं कुछ क्विक टिप्स दूंगा आपको, 3 टिप्स देना चाहूंगा, 3 सजेशन। और तो ये मैं एसएमई के साथ काफी इंटरेक्शन चलते रहता हूँ, और मेरा एक एसएमई के साथ बात चल रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि माय ईमेल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज के डेट में तो सब अभी वो डिजिटली हो रहा है, तो ईमेल्स काफी आ रहा है। बोले मैं एडिशनल स्टोरेज परचेस कर रहा हूँ, क्योंकि एसएमईज को तो है ना, अगर आप गूगल या किसी का भी अकाउंट लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट का लेते हो, तो वो भी एडिशनल कॉस्ट रहता है, तो हमें तो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो मैं और मुझे सब ईमेल्स मेरे पीसी पे भी एक्सेस होने चाहिए, ऐसा उसका रिक्वायरमेंट। और उसका ये भी कहना था एसएमई होने की वजह से उसका कॉमन ईमेल 10 जगह पे यानी 3-4 लोग यूज करते थे उसकी टीम में। तो सेल्स है तो सेल्स वाला एक ही है, 4 लोग एक्सेस। तो उसके लिए अच्छा सोल्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट 365 में ऑन क्लाउड ईमेल आर्काइविंग फंक्शनलिटी है। ठीक है, और आप उसको पीसी पे भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास आउटलुक 2016 या हायर वर्जन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये उनको जब मैंने बताया तो वो काफी खुश थे, नहीं तो वो उनका थोड़ा सा स्ट्रगल ही चल रहा था, कैसे करूँ कैसे करूँ। और इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ये काफी क्विक ऑटोमेशन है। INR 415 का इसका लाइसेंस है पर यूजर पर मंथ वाला, और माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस रहता है तो 5 पीसी में आप वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, 5 यूजर्स उसको यूज कर सकते हो। इसमें काफी बेनिफिट होते हैं, मैंने देखा काफी माइक्रो एसएमईज वगैरह खुद के नाम का ईमेल नहीं यूज करते, वो कंपनी का नाम डाल देते और @gmail यूज करते हैं, तो उनको ईमेल विद खुद का ब्रांडिंग मिल जाता है, @xyz यानी जो भी है, bhumati.com यानी जो भी है उनका कंपनी का नाम उनको मिलता है। ईमेल का पूरा बैकअप रहता है क्लाउड पे, सिक्योर है, सेफ है, वो आपका हेडेक नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी एसएमई के लिए काम करने के लिए कोशिश कर रही है। और मेन बात नहीं है कि वो 5 लोगों के पीसी पे एक्सेसिबल रहता है, आर्काइव्ड ईमेल भी। कई बार लोगों का कहना रहता है एसएमएस का कि वो ऑटोमेशन तो करना चाहते हैं, मगर सर बोले का सर्वर का कॉस्ट काफी महंगा है, हम इतना इनिशियल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, 7 लाख का सर्वर नहीं देना चाहते। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल ये काफी अग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कैपेक्स को ओपेक्स में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्लाउड सर्विसेज को लेवरेज करने का कोशिश कीजिए, आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको कुछ सवाल पूछे क्लाउड सर्विसेज रिलेटेड।
ठीक है, तो उसमें आपको सर्वर का 7 लाख इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, उसमें आपको 5-10 हजार में ही आपको सर्वर वगैरह मिल जाएगा और आप अपना जो ऑटोमेशन है उसको इनिशिएट कर सकेंगे। उसके लिए मत रुकिए। और कई बार लोगों को लगता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं आपका 32 GB का वो कंपैरिजन दे देते हैं, 32 GB का आपका अभी सर्वर है, बोले वो देखो, बोले माइक्रोसॉफ्ट AWS पे वो तो 25,000 का मिलता है, वो तो 1 साल में ही आपका पूरा 7 लाख चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप क्लाउड पे जाते हो, सबसे पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद आपको ये समझना, यानी ये जरूरी है कि एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आपको पूरा 32 GB का रैम नहीं चाहिए रहता है। आप 50% पे भी ऑपरेट कर सकते हो या ऑप्टिमली उसको स्टडी करके ये एनालिसिस कर सकते हो कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मगर आप जब क्लाउड पे जाते हो तो 1-2 लेवल नीचे के सपोर्ट से जा सकते हो। और आपको दूसरा बेनिफिट ये मिलता है, जब आप खुद सर्वर पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसको एसी वगैरह प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। एक तो ऑन प्रीमाइसेस में रहता है, तो कभी भी बिल्डिंग में आग लगे, आपका डेटा गया। दूसरी चीज, उसको कंटिन्यूसली एसी लगता है, और एसी वगैरह का ही आप अगर 800 वाट का वो सर्वर रहता है, उसका 10,000 इलेक्ट्रिक का बिल कहीं नहीं गया, मगर उसी 10,000 पर मंथ में आपको AWS या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर मिल जाता है। और अगर आपको लगा कि मेरा स्पेस कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप एडिशनल क्लाउड में फ्लेक्सिबिलिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एसएमई को यानी इस डायरेक्शन में थोड़ा सोचना चाहिए और ऑटोमेशन को आगे लेके जाना चाहिए। और तीसरा ये है कि काफी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा लगता है कि वो उनको एक्सेल से बाहर निकलना है। बोले ये अप्रूवल प्रोसेस मुझे जो है वो ईमेल से नहीं चाहिए, क्योंकि काफी कम, यानी देयर आर सिलेक्टेड फ्यू जहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रहता है, काफी ईमेल्स आते हैं। बोले मुझे तो सिस्टम चाहिए कि जहाँ पे मैं देखूँ कि ये मेरा वर्कफ्लो है, मुझे ये इतने अप्रूवल करना है। ठीक है, वो ईमेल वगैरह थोड़ा इरिटेटिंग रहता है। कस्टमर के ईमेल पढ़ेगा आदमी या इंटरनल पढ़ेगा। ठीक है, तो और उसके बाद ये एक्सेल वगैरह काफी प्रोन टू एरर्स रहते हैं। एक बंदा एक लेवल के बाद डेटा एंट्री वाले के पास से वो नेक्स्ट लेवल पे मैनेजर को भी देखना पड़ता है, VLOOKUP लगा के अरे बराबर आया है क्या, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि ऑप्टिमाइज प्रोसेस ऑप्टिमाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो रहा है, वर्कफ्लो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, इसका कॉस्टिंग भी जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा है। टू स्टार्ट विद, आप काफी प्लेटफॉर्म्स अब रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, उनको लेवरेज कर सकते हैं, ये सोचिए और उसको यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा नेक्स्ट लेवल का और फर्दर जर्नी चालू हो गया है, मैं मैच्योरिटी के लिए और बढ़ रहा हूँ, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपको डेफिनेटली चाहिए। क्योंकि इसीलिए बड़े बड़े TCS भी बड़ा इसलिए हुआ कि कस्टमर को कुछ तो उसके हिसाब से चाहिए, तो वो कस्टमाइजेशन की वजह से उनका सब ब्रेड एंड बटर चल रहा है। तो आपको भी, आपका बिजनेस है, यूनिक है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ यूनिक चीज रहती है जो कंपटीटर के पास भी नहीं रहती है, तो आपको वो कस्टमाइजेशन करना चाहिए। तो इसमें आपका एरर्स काफी कम हो जाएगा, नॉन वैल्यूएटिंग एक्टिविटीज कम हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी काफी। हम इस सेशन के एंड के और बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। ठीक है, और वो एक्सरसाइज ये है कि ईमेल एक कॉमनली यूज फंक्शनलिटी है। आप थोड़ा सा सोचिए कि आप ईमेल कौन सा यूज कर रहे हैं, और खुद के ईमेल का सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखिए। आपको ये मुझे नहीं भेजना है, खुद के इंटरनल स्टडी के लिए करना है। आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसको ये डिस्कशन इनिशिएट कीजिए। ठीक है, कई बार वो लोग GoDaddy यानी वो ईमेल सर्विसेज यूज करते हैं जो काफी कम कॉस्ट वाली रहती है, मगर वो समझना जरूरी है कि उसका सिक्योरिटी क्या है, उसमें क्या क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। अभी यानी G Suite और माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज भी 125 रुपए पर यूजर मंथ के हिसाब से आ रहा है। तो काफी माइक्रोसॉफ्ट गूगल काफी अग्रेसिवली SMS को लिए बेनिफिशियल एक्टिविटीज कर रहा है। आपको स्टोरेज कितना मिल रहा है, आपको क्या क्या फंक्शनलिटी मिल रही है, क्लाउड आर्काइविंग फैसिलिटी वगैरह आपको मिल रहा है क्या। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो सर्वर पे अटैक हो जाएगा और आपका ईमेल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सब एस्टेब्लिश प्लेयर्स है, वो काफी सिक्योर वो रखते हैं। तो ईमेल्स क्या आप ईमेल से एक्सेस कर सकते हो क्या अलग अलग पीसी से। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस कीजिए। उसके बाद ये वाला सेकंड होमवर्क आपके लिए ये है कि आप अपना ऑटोमेशन एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स स्टडी कीजिए, जो मैंने बोला था कि वेदर यू आर इन प्री मैच्योर लेवल, मैच्योर लेवल, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपका क्या लेवल का ऑटोमेशन आपको चाहिए। तो काफी लोगों ने इस मीटिंग में हाईलाइट किया, मगर वो थोड़ा सा पेन डाउन कीजिए। जब आप पेन डाउन करोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आप ये एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप ये एनालिसिस कीजिए कि आप एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई कीजिए, आप लीड डाउन कीजिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए आपके प्रोसेस ओनर कौन है, आपको कौन सी प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है, वन एट अ टाइम।
वॉलमार्ट का केस स्टडी याद रखना है कि पहले उसने सिर्फ 500 प्रोडक्ट किए थे, आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस पकड़नी है, एक साथ 10 प्रोसेस नहीं पकड़नी है। और कौन सी प्रोसेस पकड़नी है, विच इज वेरी क्लोज टू द CXO लेवल, क्योंकि ऑटोमेशन इज अ टॉप ड्रिवन एक्टिविटी, बॉटम अप नहीं है, टॉप ड्रिवन ही है। ऊपर के लेवल को ड्राइव करना है, नीचे के लेवल तक उसको लेके आना है, उसको कल्चर बनाना है। जब वो कल्चर बनेगा तब उसको ऑटोमेटिकली वो इम्बाइब होगा और ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू होगा। आपको आपका लॉन्ग टर्म रोड मैप होना चाहिए प्रोसेसेस का। आप उसके बाद आपको ये इवेल्युएट करना है कि कोई प्लेटफॉर्म है क्या। अगर आपका रोड मैप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कुछ प्लेटफॉर्म पे रेडीली मिल रहा है, वो जैसे बोला कि वो इससे चीप ऑटोमेशन, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा प्रोसेस मैप काफी स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कि मुझे प्लेटफॉर्म पे चाहिए क्योंकि ये मेरा रोड मैप है, तो कोई स्ट्रेटेजिक वेंडर आइडेंटिफाई कीजिए who can support you in this journey, जो आपके विजन के साथ अलाइन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वॉलमार्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल का केस स्टडी था और रोड बिजनेस रिव्यू में, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू क्लोजली कोलैबोरेट विद द वेंडर्स। ये IT में करना जरूरी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका है, जिसे हम VMI वगैरह करते हैं, वेंडर मैनेज इन्वेंटरी, वेंडर डेवलपमेंट, ये सब नाम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हैं। ये आपको करना लॉन्ग टर्म, उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ बैठना, उसको विजन शेयर करना और लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाना काफी जरूरी है, ताकि वो भी यानी उसको भी लगे कि नहीं हाँ मुझे भी इसमें यानी आगे बढ़ना। तो इसके अलावा आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। आई एम नॉट डन विद दिस प्रेजेंटेशन। सो इन कुछ भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी यानी स्पेसिफिक सवाल है तो। सर मेरे को एक सवाल पूछने पे पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछिए ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निमेश। हाँ निमेश सर। हाँ सर है तभी मेरा मैं आपको मैसेज करता हूँ। ओके, अभी मेरा इश्यू ऐसा है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम लोग गारमेंट्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म। तो दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, मतलब पहले क्लॉथ आता है, फिर वो चेक होता है, फिर वो कटिंग होता है, वो एम्ब्रॉयडरी होता है, फिर प्रोसेस ओरिएंटेड। उसके लिए ना मैंने काफी ऑटोमेशन, मतलब ये ढूंढे हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के लिए पूरा प्रोसेस, बट एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है। अभी मैंने एक आसना करके एक है, ये SANA, आई डोंट नो यू आर अवेयर ऑफ इट, वो एक मैंने परचेज किया है। बट आप और कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा लेना चाहिए, या दूसरा एक ऑप्शन में ढूंढ रहा हूँ बट आई एम नॉट क्लियर कि गूगल शीट में एक ऑटोमेशन ये बनाना खुद का और वो यूज करना। तो क्या करना चाहिए, थोड़ा आप गाइड कर पाएंगे प्लीज? सर मैंने जो आपको आखिरी 3 मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है, उसमें से जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है ना सर, वो काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी कीजिए कि आप मैच्योरिटी लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप बताया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको प्रोसेस ऑटोमेशन करना है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कोई किसी को, तभी स्ट्रेटेजिक वेंडर को आपको अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेडीमेड आपने जैसे मुझे बोला, मुझे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मगर मेरा रिक्वेस्ट आपको ऐसा रहेगा कि आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए और आपके जो भी डिटेल्स है ना वो उसमें दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सेशन अभी आपने मुझे चार्ट में भी दे दिया होगा, तो कैसा होगा कि आई मे एंड अप मिसिंग दैट। जैसे ये सेशन क्लोज होगा वो चार्ट मेरे यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको, या मेरा ईमेल पे कनेक्ट कीजिए, कहीं पर भी मेरे से कनेक्ट कीजिए, और मैं आपको ओपनली यानी वो बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, एज अ फ्रेंड मैं आपको गाइड करूंगा। गॉट इट, आई विल बी इन टच विद यू एंड मैं आपका गाइडेंस लूंगा सर। थैंक यू। कभी भी विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कभी भी मैसेज कीजिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, मैं इमीडिएटली आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा। अगर मैं मेरे ख्याल से मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी, थैंक्स टू पिप एडमिन, तो आप मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर उधर थोड़ा बिजी भी रहा तो आई विल रिस्पॉन्ड फॉर श्योर, ठीक है ना, क्योंकि आपका एकदम स्पेसिफिक है और थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, यानी वो 2 मिनट वाला सजेशन नहीं। करेक्ट, आई गॉट इट सर, थैंक यू। बट विदाउट हेजिटेशन प्लीज गेट इन टच। हाँ, मैं एकदम ट्रांसपेरेंट और एकदम क्लियर बात करूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। थैंक यू। रितेश जी नमस्ते, प्रसाद बात कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। ये सब्जेक्ट जो आपने अभी बताया ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में आपने कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। लेकिन इसको समझने के लिए, जैसे एक नए स्टार्टअप के लिए ऑटोमेशन की अभी IT रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है,
तो हम चाहेंगे कि कोई एक ऐसा रेफरेंस मैनुअल जो एज अ नया स्टार्टअप के लिए कुछ रेफर करना चाहिए रिलेटेड टू दिस IT रिलेटेड थिंग, सजेस्ट करेंगे आप, so that we can read and enhance our knowledge. सर अभी तो यानी आजकल तो गूगल को ही फादर और मदर बोलते हैं। अगर यानी वहाँ पे काफी लोगों के अच्छे डॉक्यूमेंट आपको मिल सकते हैं, मगर उसके अलावा आपको कुछ यानी एक्सक्लूसिव गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं काफी स्टार्टअप गाइड भी करता हूँ और मैं कोलैबोरेट भी करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट मैं आपको उसमें यानी आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मैं समझूंगा और आपको गाइडेंस देने का कोशिश टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी। और अगर पॉसिबल है यानी आपके लिए भी ये वैलिड है और निमेश सर के लिए भी वैलिड है, अगर मेरे लिए पॉसिबल है आई मे एंड अप कनेक्टिंग यू विद द रिलेवेंट पीपल आल्सो विद इन द इंडस्ट्री, क्योंकि हमें काफी लोगों को यहाँ पता पे रहता ऐड है। ऑन करना चाहूंगा। रितेश सर ने जो बताया बिल्कुल सही बात की है सर, कि गूगल इज द फादर एंड मदर है सबका, लेकिन गूगल का अगर एवरी टाइम अगर हम लोग यूज करेंगे तो मे बी उसमें लॉस भी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली। हाँ, उसमें क्या होता है, गूगल पे जो चीजें मिलती है ना वो चीजें जनरलाइज होती है, वो हर एक बिजनेस को एप्लीकेबल नहीं होती है। एब्सोल्युटली सर। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और कोई आपके पास बीमारियां हुई है और बीमारी के लिए अगर आप गूगल पे देखते हो तो वहां पे भी सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको सॉल्यूशन अलग मिलता है, वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और एवरी डॉक्टर्स यही बोलता है कि अगर आप गूगल पढ़ के आए हो तो आपके लिए बहुत सारा डेंजरस है। इसलिए मैं यहाँ पे सब लोगों को यही बात करना चाहूंगा कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो, वही आपको सेव कर सकता है, वही आपको सही तरह से सॉल्यूशन दे सकता है और वही आपके पेन को रिलीफ दे सकता है। बराबर का है ना सर। This is a good point. This is like weekly horoscope, reading which comes into the newspaper. तुम्हारी राशि यही है, तो it will be a very generalized kind of thing. Now, yes. if you read the same thing for the last week, you will say, this is applicable to me. Yes, Girish, you see, one month before, again you will feel, this is also applicable to me. But it is so generic. Moreover, what you made is an excellent point, and I really appreciate both of you. That, it is unauthenticated, unregulated content. Okay, I feel I have heard it. Aya forward, dead apart. Google पे डाल दिया. Okay, I upload my channel, your channel, whatever. Now, what is the veracity? Who has authenticated? Okay, how authentic? We are talking things like process automation for the industry. It is like oxygen, blood, as important as that. You cannot take risks. You have to invest. You have to invest and get only the best. As Ritesh rightly said, you have to select the right partner. Then treat him like a partner, like a trusted friend. Correct. That is the key. Aggressive, you have to invest into making that relationship happen. That is very, very important. It's not that just is casual. Where, yeah. So that is where most of the, Yeah. Good point, Ritesh. I really appreciate. Excellent session. Thank you very much. Girish ji, thanks for your valuable inputs. Thank you. Sir, so feel free to reach me, sir. आपका क्या नाम है? मैं नाम भूल गया. Prasad sir. हाँ, Prasad sir. Feel free to reach me anytime. Yeah. And means I will guide you in this process. Right. Anyways, we keep guiding a lot of SMEs and all those. परफेक्टली प्रसाद जी, रितेश जी ने जो बताया ना परफेक्टली, अगर आपको कोई भी कनेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आप रितेश जी से डायरेक्टली कनेक्ट करो. उनका नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है. Surely, sir. अगर आपको लगता है किसी के साथ भी कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ भी बात कर सकते हो. Yes. We will love to. कोई इशू नहीं है. आई एम ऑल्सो ओपन फॉर एवरीवन. Yeah, definitely. Thanks, sir. Thanks. So आगे हम लोग आगे जाके अगर कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के रिलेटेड, सो मैं चाहूंगा क्वेश्चन के लिए वेलकम है. हमें एक 5-10 मिनट और हम लोग ले लेंगे. हाँ. तो अगर किसी का क्वेश्चन फॉर मी, एनी क्वेश्चन फॉर मी? No, I don't have a question, but I have a point to make over here is a big problem which I have also faced during my career is to find the right person
who can firstly guide you correctly, and then finding the right person who can deliver you the right product or the product mix that you have not even imagined, but he will imagine for you and he will make the product and he will deliver it to you. So these are the complications which an MSME person does not understand. Correct. Because his technology base or knowledge base may be very poor. And what happens if someone approaches me today, if I'm a consultant for something, I'm a consultant for ABC, but if there is a customer for XYZ, I will tell him, हाँ भाई मैं भी इसमें भी काम कर सकता हूँ, मैं तुझको guide करता हूँ, and then I'll end up giving him a incomplete and irrelevant guidance, and on the basis of that he lands up buying a product which does not suit him. So in the bargain he has lost his money, he has lost faith in you, but I have collected my money because मैं देख रहा हूँ, I am looking at my business कि मुझे एक बकरा मिल गया है, मैं उसे अपना बना के, and this is happening at every stage and with every company it is happening. The other problem is, if I have another MSME chap, a friend of mine or with whom I have made friends, तो मैं उसको पूछता हूँ, यार तूने ये कैसे किया, तेरा तो growth हो गया, तो how are you doing this so very well? So he'll give me some name of a person and I'll contact him. Now again the same problem happens. He's a specialist in ABC, he may not be good in XYZ, and he lands up giving you the advice and you land up in trouble. So finding the right person like you who has guided us pretty well is a difficult thing in the marketplace. So how to get that kind of a person who can guide us well and who can give us the right product mix? सर कैसा रहता है कि मीन्स यू नो सक्सेस एंड फेल्यूर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हुआ तो वो आदमी खराब है या कंपनी खराब है। इसलिए मैं क्या इंसिस्ट करता हूँ पता है क्या, यू शुड ऑलवेज, यानी अगर आपने मेरा प्रेजेंटेशन ढंग से थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो मैंने कुछ चीजें अच्छी वहां पे सजेस्ट की। उसमें से ये मैंने कहा है कि वो वन टाइम पेमेंट और गुड बाय वाला मॉडल से आप बाहर निकलिए, आप उसको ऑनगोइंग मॉडल पे लाइए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। क्वार्टरली मॉडल पे लाइए, आप उसको बोलो कि इतना पैसा चाहिए देंगे, मगर इस तरीके से ये फ्लो जाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि ही स्किन इज आल्सो गेटिंग एंगेज इन द प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है। अगर वो वन टाइम वाला मॉडल है ना सर, वो थोड़ा यानी उसमें क्या रहता है, वो एक बार दे दिया पैसा मिल गया। मैंने काफी फेल्ड प्रोजेक्ट टर्न अराउंड किए, मैंने आपको क्या बताऊं। ठीक है, वो एसपीजन नाम का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी एनीवेज, तो वो काफी हमने टर्न अराउंड किए। वो मैक्सिमम जगह पे ऐसा नहीं रहता है। पीपल आइडेंटिफाई वेल एस्टेब्लिश, ऑल वेल मींस यू नो वेरी ऑर्गेनाइजेशंस विद द हाई क्रेडिबिलिटी। ठीक है, वो पैसा फेंकने के लिए भी रेडी है, मगर काफी चैलेंजेस उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली भी रह सकते हैं। दे माइट नॉट एंड अप पुटिंग राइट पीपल ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फेल्स। उसका मीनिंग ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन खराब है। ठीक है, तो सक्सेस फेल्योर इज अ पार्ट एंड पार्सल। इसलिए वो कैसा रहता है कि अगर आप ऑनगोइंग मॉडल पे जाते हो ना, तो फिर वो उसको भी एंगेज, ही इज आल्सो एंगेज। आपका अपफ्रंट हेवी, यानी जो आप बोल रहे हैं ना बकरा, वो बकरा वाला मेंटेलिटी खत्म हो जाता है। देन योर थॉट प्रोसेस इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी मुझे ये रिलेशनशिप ऑनगोइंग बेसिस पे लेके जाना है। दिस इज माय सजेशन ओके to handle this situation. It doesn't matter whom do you identify, मगर ये मॉडल जो मैंने आपको बोला ना, उसके बारे में सोचिए। और उसके अलावा आपको मेरे ओर से कुछ गाइडेंस चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर नीड और आस्क इन द मार्केट, मेरे ओर से कुछ भी गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू कनेक्ट। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, मैं काफी लोगों को वैसे भी यानी गाइडेंस देते रहता हूँ। और हमारा क्या इतना मार्केट में यानी हम लोगों से बात करते रहते, वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। और अगर हमें जो भी अच्छे लोग हैं, वी कैन कनेक्ट यू। आपको ऑप्शन भी हम दे सकते हैं कि इतना पैसा देना है तो इसके पास जाओ, कम देना है तो इसके पास जाओ, मॉडरेट देना है तो इसके पास जाओ, व्हाट एल्स डू यू वांट। तो यू कैन लेवरेज अवर नेटवर्क, यू कैन लेवरेज अवर नॉलेज, you can leverage our references. Okay. The probability of failure is less.
रितेश सर, मैं यहाँ पे बात बोलना चाहूंगा कि जनरली मार्केट में प्रॉब्लम क्या है पता है क्या सर? लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए मुझे सॉल्यूशन कौन देगा, मेरा पेन कौन रिलीफ देगा। दिस इज द बिग चैलेंज फॉर द इंडस्ट्रियल पीपल। बराबर। तो राइट पर्सन ही लोगों को नहीं मिल रहा है, और जो पर्सन मिलता है वो बोलता है कि यार इतना पैसा होगा आपका, मैं इतना काम करवा के दूंगा, पैसा लेके जाता है, बाद में देखता है तो जो चीजें चल रही है वो वही चीजें चल रही है। बराबर। यस। तो ये हर्डल है ना, दूर होना जरूरी है, और इसके लिए एक्सपर्ट सजेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। जो इनिशियल लेवल पे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट के टाइम पे अगर राइट ट्रैक पे हम लोग जाते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारा रिलीफ भी ज्यादा चाहेगा और हमारा प्रोग्रेस भी हो जाएगा। बराबर। तो हम लोगों को आपके जैसे एक्सपर्ट की जरूरत है कि जो राइट टाइम पे राइट पाथ पे लेके माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। आई एम एट योर डिस्पोजल। आप जब भी बोलो, रात में 12 बजे भी आई एम अवेलेबल। आपको किसी को भी गाइडेंस देना है, आई एम अवेलेबल। कोई इशू ग्रेट नहीं सर, ग्रेट। तो आपका यही कंट्रीब्यूशन हम लोगों को चाहिए, इंडियन इंडस्ट्री को चाहिए। जो भी भारत में अगर ऐसे आप जैसे लोग अगर काम करते रहेंगे ना, लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो मैं यहाँ पे ये एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत ही जल्दी अपना भारत महासत्ता बनने वाला है, आत्मनिर्भर हो जाएगा, और वो हो जाएगा। वो दिन बहुत नजदीक आने वाला। तो यही सोच है हमारी कि इंडियन इंडस्ट्री को हम लोग कंट्रीब्यूट करें, उसके साथ में हम लोग इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करें। और हम लोग एक आदमी ने भी सोचा ना इस तरह से कि मैं जो भी करूंगा वो बेस्ट करूंगा, बेस्ट के सिवा अलावा कुछ नहीं करूंगा। मेरे बिजनेस में आप आपके बिजनेस में बेस्ट करो, ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प इंडियन इकोनॉमी को हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका इंडिया का ग्रोथ हो जाएगा। तो यही सोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैं मेरे बिजनेस में जो भी करूंगा वो बेस्ट करूंगा, जो भी मैं परचेस करूंगा वो मैं बेस्ट परचेस करूंगा, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करूंगा। ये सोच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे बनता है कि मैं मेरे कलीग्स को, मेरे साथ जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको मैं सपोर्ट करूं, तो वो आप हेल्प करने की कोशिश करो एक दूसरे को। सर बिजनेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बेस्ट करूंगा, ये कंसेप्ट इज गुड, but everything is driven by your finances that you have in your pocket. If you don't have the right finances, the best has got no meaning. ग्रेट सर, ग्रेट। आपकी बात बिल्कुल सही है जाम्बेकर सर, आपने जो बात की ना बिल्कुल सही बात की। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपकी चाहत भी अगर है बेस्ट करने की, तो भी उसके लिए बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हर्डल दूर करने के लिए ना सर, मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनके साथ आप बातें करो। यस, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा उसमें, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि अगर एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं ना तो हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है। ये मेरा तजुर्बा है लास्ट 20 ईयर्स का। 100%। तो वो पैसे का प्रॉब्लम हो, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो, या प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, सिस्टम का प्रॉब्लम हो, हर एक के लिए सर सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो ढूंढने के लिए राइट पर्सन हमें चाहिए। और हम लोग यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि एवरी वीक किसी एक्सपर्ट को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए और वो एक्सपर्ट से लोगों को हेल्प हो जाए। तो आप में से भी बहुत सारे लोग, आपका भी किसी कहीं पे तो एक्सपर्टीज होगा। अगर वो एक्सपर्टीज अगर आप यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करते हो तो यस, आपको भी लोगों को हेल्प करने का एक आनंद मिल जाएगा और इंडस्ट्री को हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह से पॉसिबल है सर। आपके पास अगर फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है ना किसी के भी पास, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो फिप के कनेक्ट्स में हैं, हम लोग वहां पे आपको कनेक्ट करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी आपके पास कोई भी चैलेंज हो सर, आप शेयर करो, हम लोग आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे सर। गुड। यस, एनीथिंग एल्स? तानय सर, आपका कोई क्वेश्चन है? तानय सर, विजय सालुंके सर, आनंद स्वामी सर, आनंद स्वामी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर, सेशन अच्छा था सर। एक्चुअली सर ने जो ऑटोमेशन रिलेटेड दिया कॉन्सेप्ट लिटरेचर इट्स वेरी गुड। बेसिकली हमारा भी ऑटोमेशन ही है, हम लोग मशीन ऑटोमेशन कर रहे हैं। सर ने प्रोसेस ऑटोमेशन सीखा है और हाउ टू हैंडल द चैलेंजेस, उन्होंने उसके बारे में सॉल्यूशन भी बताया सर।
और गुड एग्जांपल भी दिया सर ने, डेफिनेटली विल इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ और इट्स बेनिफिशियल फॉर आवर बिजनेस आल्सो. गुड सर, नाइस सजेशन. ग्रेट. माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच. आप सर खुद ऑटोमेशन में है, तो आप क्या यहाँ पे हम लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ऑटोमेशन के लिए किस तरह से काम करना जरूरी है? राइट सर, अभी सर ने जैसा एक्सप्लेन किया है, ERP हो रहे हैं या फिर क्लाउड पे जाके काम करना है हमको, तो सिमिलरली अभी हम भी जो ऑटोमेशन कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैनुअल वर्क हो रहा है और डिपेंडेंसी ऑन स्किल पीपल है, प्रोडक्टिविटी, रिजेक्शन, सेफ्टी और स्मार्ट, जैसा सर ने भी बताया कि फ्यूचर के लिए 10 साल के बाद हम लोग फील्ड में रह सकते हैं क्या नहीं है, तो ऑटोमेशन आ रहा है अभी. तो सेम फील्ड वी आर आल्सो वर्किंग. हम लोग जो आज टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कस्टमर के लिए, रोबोटिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, विजन इंस्पेक्शन डेवलप कर रहे हैं, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं. तो दैट इज वी आर लुकिंग 5 years नेक्स्ट प्लान. तो हम लोग कस्टमर का जो फैक्ट्री है, स्मार्ट फैक्ट्री कैसा बनाएंगे. सो हम लोग ऑटोमेशन में कर रहे हैं, सर ने पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन दिखाया. सो डेफिनेटली वी आर इन द सेम ट्रैक. आनंद सर आपका फोन नंबर प्लीज पब्लिश कीजिए ना, कोई हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. यस सर, श्योर, मैं करता हूं सर, चैट बॉक्स में डाल देता हूं. प्लीज. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू आनंद स्वामी सर, आपने शेयरिंग किया यहाँ पे. किसी को और कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन लेके हम लोग कंक्लूड करेंगे. कंक्लूड करते हैं, सही है. सो थैंक यू रितेश सर, आप फिर के प्लेटफॉर्म पे आए और आपने आपका काफी अच्छा समय यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया. बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपने शेयर की, इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑटोमाइजेशन हम लोगों को सिखाया. सो मैं सही दिल से आपका यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हम लोगों के बिजनेसेस में यूटिलाइज हो जाएगा. और आज के जितने भी उद्यमी यहाँ पे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे 5 simple hacks to develop the great presentation skill, अब इसके ऊपर सेशन होने वाला है. और ये सेशन लेने वाले हैं प्रकाश जी चौधरी, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम करते हैं और पिछले ऑलमोस्ट 15 साल से ज्यादा टाइम उन्होंने प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम किया है. सो ही इज द वन ऑफ द लीडर फॉर द बिजनेस प्रेजेंटेशन. तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है. यस, हम लोग इंडियन इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोग्राम्स ले रहे हैं अवेयरनेस के लिए, किसी का भी चार्ज नहीं होता है, प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप नेक्स्ट सैटरडे को यही प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो. और ये भी काफी बढ़िया सेशन होगा. आपका बिजनेस अगर आपको बढ़ाना है, सेल्स डेवलप करना है, मार्केटिंग करना है, आपको कहीं पे जाके बात करना है, 1-to-1 मीटिंग करना है, तो बहुत सारी चीजें अपने बिजनेस में होती है हम लोगों को कम्युनिकेशंस करने के लिए. अपना प्रेजेंटेशन ही अपने बिजनेस को प्रेजेंट करता है. और ये प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए मिस्टर प्रकाश जी नेक्स्ट सैटरडे अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. नेक्स्ट सैटरडे 10 जुलाई है. 10 जुलाई को इवनिंग 5 बजे यही टाइम पे हम लोग मिलेंगे और ये सेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लेंगे और वो हम हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे. तो मैं यहाँ पे आप सब लोगों को अश्योर करना चाहूंगा कि ये जो सेशन है वो सेशन आप सीखो, सेशन में आ जाओ, कंट्रीब्यूशन कर लो, डेफिनेटली आपको आपके बिजनेस में हेल्प हो जाएगी. सो मैं वापस से रितेश सर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके साथ साथ में जितने भी उद्यमी ने आज के प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया, आप सबका भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ. आप सब लोग यहाँ पे आए, आज का सेशन आपने एंजॉय किया. थैंक यू वेरी मच. और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को इवनिंग 5 बजे. इसके साथ में एवरी वेडनेसडे सुबह 7 बजे बिजनेस मीटिंग होती है. वो बिजनेस मीटिंग का भी लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वहां पे भी आपका कंट्रीब्यूशन दे दीजिए. आपके बिजनेस में भी आपको हेल्प करने के लिए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. अगर किसी को मेरे से बात करना है तो मेरा भी नंबर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर द एवरीवन. आपको जब भी चाहिए मेरी जरूरत है तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा. सो थैंक यू वंस अगेन एंड गुड डे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय. हाँ बिल्कुल.
थैंक यू सर।